इन्वायरमेंट की हमेशा बहुत कम बात होती है, हालांकि इसकी इम्पोर्टेंस एक मायने में सबसे ज़्यादा है। इंडिया में इन्वायरमेंट का ख्याल रखने के लिए जो विभाग है उसका नाम है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। हमेशा दूसरी सर्विसेज जैसे IAS, IPS तो चर्चा में रहती हैं, लेकिन इनकी कम ही बात होती है। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर की रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर एंड हायरार्की, पावर्स एंड ड्यूटीज और पर्क्स एंड बेनिफिट्स के बारे में। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFOS एक ऑल इंडिया सर्विस है जो MOE FCC यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। ऑल इंडिया सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो सेंटर एंड स्टेट दोनों में कॉमन होती है, यानी इस सर्विस के ऑफिसर्स सेंटर और स्टेट दोनों के लिए ही काम कर सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विस को कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया गया है। ऑल इंडिया सर्विस में 3 सर्विसेज आती हैं: IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस और IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। कई सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि तीसरी ऑल इंडिया सर्विस IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस है, लेकिन IFS एक सेंट्रल सर्विस है। एक और कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों में होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एक्रोनिम यानी शॉर्ट फॉर्म को लेके। कई जगह इसके लिए IFS भी यूज किया जाता है जो इंडियन फॉरेन सर्विस से कॉमन हो जाता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए IFS यूज करना कोई गलत नहीं है, बिकॉज ये शॉर्ट फॉर्म्स ऑफिशियली डिफाइंड नहीं होते। अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की वेबसाइट पर जाएंगे तो वो आपको मिलेगी ifs.nic.in। शॉर्ट फॉर्म की इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए UPSC इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए IFS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए IFOS यूज करती है। हालांकि कई सारे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स अपने नाम के साथ IFS ही यूज करते हैं, जो अपनी जगह बिल्कुल सही है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दूसरी सर्विसेज जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिसिंग, जुडिशरी की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को बचाने और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। उसके लिए IFOS ऑफिसर्स क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उनके काम हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं IFOS की रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग की। IFOS में 2 तरीके से रिक्रूटमेंट होती है। एक डायरेक्ट जो UPSC इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के थ्रू होती है। इस एग्जाम में 3 लेवल्स होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू। हालांकि प्रीलिम्स के लिए कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होता, इसका स्कोर सिविल सर्विस एग्जाम से उठाया जाता है और उसके बेस पे ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के मेंस एग्जाम के लिए कट ऑफ निकाली जाती है। इस एग्जाम के लिए अपीयर होने के लिए साइंस बैकग्राउंड होना कंपलसरी है। दूसरा तरीका IFOS बनने का होता है थ्रू प्रमोशन। परफॉर्मेंस और सीनियरिटी के बेस पे ग्रुप बी ऑफिसर्स को प्रमोट करके IFOS यानी ग्रुप ए ऑफिसर बनाया जाता है। डायरेक्ट और प्रमोशन के थ्रू रिक्रूट हुए ऑफिसर्स में रेशियो 2:1 का है, यानी ऑलमोस्ट 33% ऑफिसर्स प्रमोशन के थ्रू रिक्रूट किए जाते हैं। करंटली IFOS की कैडर स्ट्रेंथ है 3131, जिनमें से 2182 डायरेक्ट रिक्रूट्स हैं और 949 प्रमोशन पोस्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो UPSC से डायरेक्टली रिक्रूट हुए कैंडिडेट्स को सबसे पहले 3 मंथ्स के लिए भेजा जाता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबाजना, जहां सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करने वाले सभी कैंडिडेट्स को फाउंडेशन कोर्स के लिए भेजा जाता है, जिसे वो स्किप भी कर सकते हैं फॉर वेरियस रीजंस। उसके बाद होती है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जो होती है अराउंड 2 इयर्स की। उसके लिए IFOS ऑफिसर को भेजा जाता है देहरादून, उत्तराखंड में IGNFA इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट्स को OT यानी ऑफिसर ट्रेनिंग बोला जाता है। ऑफिसर ट्रेनीज को यहाँ फॉरेस्ट्री से रिलेटेड इश्यूज और डिसिप्लिन्स पर एजुकेट किया जाता है। यहाँ कैंडिडेट्स को थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अटैचमेंट प्रोग्राम्स भी कराए जाते हैं, जिनसे उन्हें वेरियस डिपार्टमेंट के काम को समझने का मौका मिलता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्ट्रक्चर और हायरार्की की। जो हाईएस्ट पोस्ट IFOS ऑफिसर की हो सकती है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, जो कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं, जो एक IAS ऑफिसर होते हैं। अगर बात करें शुरू से लेकर हायरार्किकल स्ट्रक्चर की, तो IFOS ऑफिसर स्टेट कैडर और सेंटर डेप्यूटेशन दोनों में पोस्ट किए जा सकते हैं। दोनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो स्टेट कैडर में सबसे पहली रैंक जो IFOS ऑफिसर को मिलती है वो है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जो इस फॉरेस्ट डिवीजन के इंचार्ज होते हैं, जिन्हें हम DFO डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर भी कहते हैं। इसके बाद पोस्ट आती है कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, नेक्स्ट चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट,
उसके बाद एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और उसके बाद आती है एक स्टेट कैडर की सबसे हाईएस्ट पोस्ट, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। सिमिलरली बात करें अगर सेंटर में पोस्टेड IFOS ऑफिसर्स की, तो उनमें सबसे जूनियर रैंक आती है असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, फिर उसके बाद डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, नेक्स्ट एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, और फिर लास्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की सबसे हाईएस्ट पोस्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। हायरार्किकल स्ट्रक्चर के बाद अब बात करते हैं IFOS ऑफिसर की पावर्स एंड ड्यूटीज की। IFOS ऑफिसर का मेन काम होता है NFP यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। अभी रिसेंटली 2018 में इसका एक ड्राफ्ट भी आया था, पुरानी 1998 से चली आ रही फॉरेस्ट पॉलिसी को अपडेट करने के लिए। IFOS ऑफिसर को नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से ही काम करना होता है। फॉरेस्ट पॉलिसी में फॉरेस्ट की साइंटिफिक मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट की स्टेबिलिटी की बात की गई है। इसके अलावा IFOS ऑफिसर का काम होता है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट के ऊपर बने लॉज को इम्प्लीमेंट करना, जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक्ट 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके अलावा IFOS ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, यानी इन सब का संरक्षण करना। इसके अलावा IFOS की जिम्मेदारी होती है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज का मैनेजमेंट करना, जिनमें आती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स एटसेट्रा। उसके अलावा IFOS ऑफिसर्स इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड अथॉरिटीज को हेड करते हैं, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी, CZA सेंट्रल जू अथॉरिटी एटसेट्रा। इसके अलावा IFOS ऑफिसर्स को सेंटर की दूसरी मिनिस्ट्रीज में भी डेपुटेशन पे भेजा जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ हायर पोस्ट पे करियर के एंड में ही होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं IFOS ऑफिसर्स के पर्क्स एंड बेनिफिट्स की। IFOS ऑफिसर्स की एंट्री लेवल पे बेसिक सैलरी शुरू होती है अराउंड 55,000 रुपीज़ से, और IFOS ऑफिसर्स को गवर्नमेंट की तरफ से सिमिलर फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो एक IAS ऑफिसर को मिलती हैं। रहने के लिए एक 2 to 3 BHK बंगलो मिलता है और उसके साथ घरेलू कामों के लिए हेल्पर्स भी मिलते हैं। IFOS ऑफिसर की शुरुआत में पोस्टिंग शहर के दूर दराज इलाकों में हो सकती है, लेकिन हायर लेवल पर जाने के बाद ऑफिसर्स जनरली स्टेट के पॉश इलाकों में ही रहते हैं। इसके अलावा उन्हें ट्रांसपोर्ट के लिए एक कार भी मिलती है विद ड्राइवर, जिसका मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट सरकार उठाती है। IFOS में IAS के मुकाबले पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम होती है, इसीलिए IFOS मोर फ्रीली अपना काम कर सकते हैं। तो ये थी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऊपर छोटी सी वीडियो। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे भी हम वीडियो बनाएं, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।